everyone, today is 27th of September and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically जो The Hindu है उसको कैसे पढ़ा जाए ताकि हमें आइडिया रह सके कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे यूटिलाइज करें हम अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए और कैसे लिंक करें अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर ये न्यूज़ है अबाउट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई है कि जो जुडिशरी है वो टैलेंट लूज़ कर रही है, यानी टैलेंट्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, तो आपको पता है जब भी जुडिशरी में जो जजेज हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है वो थ्रू अ कोलोजियम होती है, ठीक है, जहाँ ग्रुप ऑफ जजेस है वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कुछ नेम जजेस के कि इनको अपॉइंट करना है, फिर फर्दर गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। तो ये सिनेरियो होता है। अब क्या है कि जो कोलाजियम है, जो जजेस के ग्रुप है, उन्होंने जजेस के नेम जो अपॉइंट कराने हैं हाई कोर्ट में उनके नेम्स दे रखे हैं गवर्नमेंट को, बट वो अपॉइंट नहीं हो रहे हैं अभी तक, है ना। तो ये बात है। तो बहुत सारी जो रिकमेंडेशन है वो पेंडिंग पड़ी है। ऑब्वियसली अब जज के नंबर कम है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना वैकेंसी 340 वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट में, जो बहुत ज़्यादा नंबर है ना। तो अगर वैकेंसी मतलब जजेस कम है तो केसेस भी बहुत सारे पेंडिंग होंगे ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेंडिंग्स ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली उन सब चीज़ की दिक्कत किसको, कॉमन मैन को फेस करनी पड़ती है जिनके केसेस पड़े हैं पेंडिंग। तो ये बात है, सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट आई इसलिए। तो ये पॉइंट आप कहाँ यूज़ करोगे, जब भी GS2 में, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको इश्यूज मेंशन करने होंगे, वहाँ पर आप ये पॉइंट्स मेंशन करोगे एज ए इशू कि बहुत सारे केसेस भी पेंडिंग पड़े होते हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा आइडिया ले सकते हो अराउंड नंबर कितने हैं, फिर वहाँ पे वैकेंसी भी पड़ी है। तो ये इशू हो गए जुडिशरी के, ठीक है। यहीं पर फिर पेज नंबर 1 पर ही ये न्यूज़ आई है अबाउट कावेरी रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कर्नाटका को कि वाटर रिलीज़ करना है टू तमिलनाडु। तो बेसिकली इससे पहले हम बैक स्टोरी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि कावेरी निकलती कहाँ है, कावेरी निकलती है ताला कावेरी से, ठीक है, इन ब्रह्मागिरी हिल्स, ब्रह्मागिरी हिल्स, ये याद रखना आपको प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल्स से, जो कि है कर्नाटका में। तो कर्नाटका से निकलती है कावेरी, है ना, यहाँ से मान लो निकल रही है, तो यहाँ से होते वो मूव करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो कर्नाटका से केरला, केरला से तमिलनाडु एंड देन पुडुचेरी होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब कर्नाटका अपर रिजर्वोयर स्टेट है, वो है क्या है, वो जितना पानी छोड़ेगी, जितना पानी कंट्रोल करेगी उसके ऊपर है। तो तमिलनाडु के स्टेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि कर्नाटका कितना वाटर रिलीज करता है, क्योंकि ये मेजर रिवर है ना कावेरी रिवर। तो वहाँ के जो तमिलनाडु के फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, या इवन लोगों का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कावेरी से ही पूरा होता है। अगर कावेरी में पानी कम आएगा तो उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो ओबियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, है ना। तो क्या हुआ, ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ इन दोनों के बीच में 1974 में। 1974 में क्या होता है, जो कर्नाटका है वो क्या करता है, 4 नए रिजर्वोयर बना देता है। 4 नए जो रिजर्वोयर बनाता है वो उसमें जो पानी तमिलनाडु की तरफ जा रहा था ना उसको डाइवर्ट करके इन 4 नए रिजर्वोयर में भेज देता है। तो इससे क्या होता है, तमिलनाडु में पानी कम जाता है, उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है, तमिलनाडु को इश्यूज होते हैं। तो फिर वहाँ से ये डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया था एंड फाइनली अब ये बहुत बार ये चीज़ें हुई, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए, ठीक है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी काफ़ी कुछ बोला, ट्रिब्यूनल है उससे रिलेटेड। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब ये चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, वहाँ पे तो आपको पूरा मेंशन करना ही है। फिर जहाँ पे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स की बात आए वहाँ पे भी आप इस पॉइंट को मेंशन करोगे ना। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है आदित्य L1 के बारे में। सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए आदित्य L1 क्या है। हमारा एक मिशन है टुवर्ड्स सन, इंडिया का पहला मिशन है, ठीक है, जो हमने लॉन्च किया है थ्रू PSLV। 18 सितंबर को हमने लॉन्च कर दिया है ये, बट ये पहुँचेगा वहाँ पे अपने जो प्लेस है वहाँ पे जनवरी 2024 में, ठीक है। तो अब बात है कि लॉन्च क्यों किया है, इसके पीछे मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो सन की जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स आपको पता है, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, उनको स्टडी करने के लिए, सन से जो फ्लेयर्स निकलती है, सन की जो एक्टिविटी है उसको स्टडी करने के लिए, ताकि फर्दर उससे जो इम्पैक्ट हमें हो रहा है ह्यूमन लाइफ को, अर्थ को हो रहा है, वो चीज़ भी हम स्टडी कर सकें, ठीक है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कि आदित्य लॉन्च कहाँ किया जा रहा है। आदित्य को लॉन्च करेंगे हम L1 पॉइंट पे। ये क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट होते हैं अर्थ और सन के बीच में। जैसे ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है, इनके बीच में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आदित्य L1 मतलब आदित्य यहाँ पे L1 पर जाकर अगर रुकता है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी इस प्लेस पर रहने के लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इन पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं हम। तो L1 पर हम इसे लॉन्च करने वाले हैं, जो अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। तो ये बात तो थी मिशन के बारे में। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आई है कि हमने उसकी जो स्पेस सिचुएशन है या कैसे वो मूव कर रहा है, सही जा नहीं रहा है या जा रहा है, उसके बारे में स्टडी करिए, उसके बारे में असेसमेंट करिए, ये न्यूज़ थी, ठीक है। फिर इसी पेज पर न्यूज़ आई है अबाउट ब्लाजम्स, जो फ्लावर होते हैं, टच मी नॉट फ्लावर आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर होते हैं। मतलब थोड़ा भी अगर क्लाइमेट में जो इनका पॉइंट है, जिस क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, अगर उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मतलब क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ भी होगा, हीट ज़्यादा होगी या रेन डेफिसिट होगी, तो ये ब्लूम नहीं करते हैं, ठीक है। या कोई टॉक्सिक केमिकल होगा, वहाँ पे टॉक्सिक गैस होगी, तो ये वाली बात है। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको कोई एनवायरमेंटल इंडिकेटर से रिलेटेड पॉइंट आता है, वहाँ पर GS3 में एनवायरमेंट वाले सेक्शन में, वहाँ पर आप एक एग्जांपल की तरह कैसे इन टच मी नॉट प्लांट का नाम मेंशन करोगे कि ये भी एक एनवायरमेंट इंडिकेटर है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, और ये बात इराविकुलम नेशनल पार्क, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये केरला में, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट आधार कार्ड। 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी, जो मूडीज़ है, जो ग्लोबल रैंकिंग है, जो वर्ल्ड को रैंक करते हैं ऑन द डिफरेंट पैरामीटर, मूडीज़, उन्होंने बोला है कि जो आधार कार्ड है वो रिलायबल सोर्स नहीं है, हमें उस पर रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली जो इंडिया का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग। देखो मैं बेसिक से बताऊँ, आपको पता है जब आधार हमारा जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस है बायोमेट्रिक, ठीक है। जब भी आपको पता है हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट, हमारा इरिस स्कैन, जो आई स्कैन होते हैं वो होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर ही हमारी आइडेंटिटी रिवील होती है, हमारी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है, ठीक है। तो अब क्या कहना है, मूडीज़ का कहना है कि पहली बात तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इन चीज़ों पे जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो टू द पॉइंट और करेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाती ऐसे क्लाइमेट में। दूसरी बात क्या है कि जो आधार कार्ड है वो लोगों को काफ़ी इम्पेक्ट कर रहा है। जैसे जो नरेगा के जो लेबरर्स होते हैं, जिनकी वेज ही जो पेमेंट है आधार कार्ड के थ्रू आती है, बहुत बार उनको इशू फेस करने पड़ते हैं। आपने भी इस बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, उनका आधार कार्ड सही से स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को कितना इशू फेस करना पड़ता होगा। आप सोचो कि उनकी तो पूरी पेमेंट, वो काम ही वो कर रहे हैं, उनके ऊपर वो टोटली डिपेंड है, उनकी पेमेंट नहीं आ रही है क्योंकि आधार कार्ड इशू मतलब स्कैन नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। फिर वहीं पर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, वो आधार कार्ड पे बेसिस पे चलते हैं, जो भी लोगों को ग्रेन्स वगैरह दिए जाते हैं ना, तो ये काफ़ी इशू की बात है। वही कैग की रिपोर्ट आई थी, है ना, कैग ने भी बोला था कि जो आधार कार्ड है वो डाटा और प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है लोगों की। तो ये आधार कार्ड के बारे में पॉइंट्स है कुछ, जहाँ पर भी आधार कार्ड के रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ की बात होगी, वहाँ मतलब लूप होल की या ड्रॉबैक की आपको बात करनी होगी, वहाँ पर ये आप पॉइंट्स मेंशन करोगे, ठीक है। तो इसके बाद और इवन जहाँ पर आपकी देखो नरेगा की बात होगी, वहाँ पे भी डाल सकते हो कि आधार कार्ड के रिलेटेड ऐसे ऐसे इशू फेस करने पड़ते हैं, या फिर कोई वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही, वहाँ पे भी आप ये चीज़ डाल सकते हो। मूडीज़ का नाम डाल दोगे तो टोटली आपकी मतलब आंसर को बहुत वेट मिलेगा और यूनिक पॉइंट हो जाएगा। वहीं कैग की रिपोर्ट के बारे में डाल देंगे, देखो आंसर सबको पता है, इशू सबको पता है, बस डिफरेंट आप कहाँ हो जाते हो। अगर आप अपने ऐसे कुछ अलग से रिपोर्ट या फैक्ट डाल रहे हो अपने आंसर में, तो आपके क्वेश्चन एक यूनिक हो जाता है आंसर, वहीं से नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर इसी पेज पे न्यूज़ है अबाउट क्लाइमेट चेंज। देखो क्या होता है ना, क्लाइमेट चेंज का और डिजीज़ का बहुत सालों से, हाँ इवन हमेशा से एक कोरिलेशन रहा है। आपने अपने घरों में भी सुना होगा और देखा भी होगा, मौसम चेंज होता है बीमारियां बढ़ती जाती हैं। देखो जैसे मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज़ है ना, ये मौसम के अकॉर्डिंग होता है ना, आपको ज़्यादा गर्मी में कोई भी रिलेटेड डिजीज में देखने को मिलेगी ना, ज़्यादा सर्दी में। जैसे डेंगू है, साल में 3 बार पीक करता है ना, ओबियसली वो क्लाइमेट वेदर के अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है।
तो ये वाली बात है। तो दो तरीके से क्लाइमेट जो है, जो चेंज है वो डिजीज़ पे इम्पैक्ट करता है। एक तो जो हमारा टाइम के साथ मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, जैसे गर्मी सर्दी, उसमें भी अलग अलग डिजीज़ होते हैं, गर्मी में अलग डिजीज़ होते हैं, सर्दी में अलग डिजीज़ होते हैं ना, वो रिलेशन है। सेकंड, जैसे जो क्लाइमेट की हॉटनेस है, हीट बढ़ रही है ना, और क्या हम उसे बोलते हैं कि जो हीट वेव्स बढ़ रही है, वो भी नई नई डिजीज़ लेके आ रहे हैं अपने साथ। जैसे हम बोलते हैं एनिमल रिलेटेड जूनोटिक डिजीज़ बढ़ रही है ना, जो नेगलेटिक ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ट्रॉपिकल डिजीज़ जो सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही होती हैं बिकॉज ऑफ जो उसका सर्टेन ह्यूमिड वेदर है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसकी वजह से। तो इन सब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और इन सब के सॉल्यूशन की हम बात करें तो ओबियसली इंडिया क्या कर सकता है, डाटा कलेक्ट कर सकता है, स्टडी कर सकता है, एटलीस्ट हम उन चीज़ों को मतलब उनके कुछ सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करें। वहीं वन हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे पॉइंट है, जहाँ भी JS3 में आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको ये सब मेंशन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कनाडा और इंडिया के इश्यूज़ के बारे में। आपको पता है वो काफ़ी कुछ चल रहा है कनाडा और इंडिया का, ठीक है, इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में। खालिस्तान को लेकर वहाँ पर एक खालिस्तान लीडर की डेथ हो गई थी कनाडा में, उसका ब्लेम इंडिया पे डाल दिया गया, तो फिर उन्होंने डिप्लोमेट्स सस्पेंड कर दिए एक दूसरे के। तो ये न्यूज़ है, एक बार गो थ्रू कर लेना, काफ़ी दिन से न्यूज़ अभी और चलेगी। तो फाइनल जब एक बार हो जाएगा ना कि सबकी स्टेटमेंट हो जाएगी, रिलेशन सही हो जाएंगे, तब इन चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बट वही अभी तो स्टेटमेंट्स चलेंगी, कमेंट्स चलेंगे एक दूसरे पर, है ना। तो ये न्यूज़ थी। फिर उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे पेज नंबर 14 पर, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ है, देखो आपको पता इंडो पैसिफिक रीजन समझो पहले तो, जो इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन, उससे रिलेटेड जो सारा रीजन है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। अब आप खुद आइडिया लगाना कि वो रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। रशिया है, चाइना है, जापान है, इधर इंडिया है, ये साउथ ईस्ट कंट्रीज़ है, फिर यहाँ पे USA, कनाडा, ठीक है। तो ये सारी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी वर्ल्ड की कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसी रीजन में आ जाती है। तो ये रीजन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड में कुछ भी करना हो तो ये रीजन सेपरेटली वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर वहीं पर वर्ल्ड का इतना ट्रेड है वो मलक्का स्ट्रेट से होके इंडियन ओशन के थ्रू जाता है, ठीक है। फिर चाइना एक इतना बड़ा इशू है, सब कंट्री के लिए फोकस पॉइंट है, वो भी इसी रीजन में है। तो वो सबकी इस बारे में बात हो रही है, ठीक है। वो थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लेना। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर न्यूज़ आई है जो इंडियंस है वो ज़्यादा सोल्ट कंज्यूम करते हैं देन WHO ने जितना रिकमेंड किया है उससे कहीं ज़्यादा। WHO ने रिकमेंड किया है अराउंड 5.5 ग्राम ऑफ सोल्ट, बट वहीं एक एवरेज इंडियन कंज्यूम करता है 8 to 8.5 ग्राम। ये बहुत ज़्यादा है, नियरली डबल है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पेक्ट करती है उनको, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी वो डिजीज़ हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो डे टू डे लाइफ पे हमें बहुत इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये रिकमेंडेशन है, ये रिपोर्ट है। तो जहाँ पर भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, इंडियंस की डिजीज़ रिलेटेड इशू आएंगे, हमारी डाइटरी प्रॉब्लम्स पे आप बात करोगे, वहाँ पे आप इसे एज ए सजेशन, रिपोर्ट आई थी WHO की, ऐसा कुछ है, मेंशन करोगे तो आपके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये न्यूज़ है अबाउट जो इसरो के चीफ है, उन्होंने कहा कि जो 95% ऑफ कंपोनेंट हैं वो इंडियन रॉकेट्स के इंडिजीनियस है। जो बहुत आपको ना, देखो कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको आपको एकदम डिटेल में से स्टडी करना होता है, कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि क्या है, हम मेंशन कर सके अपने जहाँ भी मेंस से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट मिलेगा। तो वही बात है, जहाँ भी आपको रॉकेट्स, स्पेस मिशन या इंडिया की इंडिजीनियस की बात हो, वहाँ पर आप ये पॉइंट मेंशन कर दो, क्योंकि 95% है जो हमारे रॉकेट्स है वो इंडिजीनियस है उसके कंपोनेंट, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ है ना, हम बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये सब जगह आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो। फिर यहीं पर एक न्यूज़ आई है कि जो हमें वीट सीड है वो हीट टॉलरेंट बनाने चाहिए। रीज़न आपको पता है, विद टाइम इस बार भी मानसून 5% डेफिसिट रहा है, ठीक है, जो इस बार का मानसून गया है, ठीक है। और आपको पता है हीट वेव्स कितनी बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। तो हमारे अगर हम उसको अपने वीट को मॉडिफाई नहीं करेंगे विद टाइम तो हमारी यील्ड बहुत कम हो जाएगी। और इंडिया का मेजरली पॉपुलेशन वीट खाती है, तो हमारी यील्ड कम होगी तो ऑब्वियसली फार्मर्स को इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए हमें जो वीट सीड्स हैं उनको हीट टॉलरेंट बनाने की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आप जब भी एग्रीकल्चर में पॉइंट आएगा
वहाँ पर ये आप मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 17 पर। ठीक है, यहाँ पर बात आई है एंजल टैक्स रूल्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंजल टैक्स क्या है। एंजल टैक्स वो टैक्स है जो लगाया जाता है। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, ठीक है, ये अनलिस्टेड कंपनी है जो अभी लिस्ट नहीं हुई है शेयर्स इशू करने के लिए। इस अनलिस्टेड कंपनी ने अपने कुछ शेयर इशू करे हैं, ठीक है, इस शेयर से उसे कुछ बेनिफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बाजार में शेयर की वैल्यू है 15, इसका शेयर बिक गया 20, ये 5 रुपये इसको एक्स्ट्रा प्लस में बेनिफिट हो रहा है इस अनलिस्टेड कंपनी को। तो इस 5 रुपये पे ये जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं एंजल टैक्स। समझे आप? जब अनलिस्टेड कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है जिनके प्राइस एक्सेस होते हैं, जो मार्केट में वैल्यू है उन शेयर्स की उससे ज़्यादा, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं एंजल टैक्स। ठीक है, ये था। तो वही बात है कि जो सेंटर है उसने एंजल टैक्स रूल्स है उसको सॉफ्टन करने की बात करी है, ताकि ओबियसली जो कंपनीज है उनकी ग्रोथ हो सके, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके मर्चेंट्स के पास, इवन जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो कंपनीज आ रही है, उनको भी वो अट्रैक्ट हो सके। तो ये पॉइंट है मेन, आपको यहाँ से समझना था कि एंजल टैक्स क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ना, जो सिप्ला एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है मेडिसिन की बाय ड्रोन्स इन हिमाचल। तो ये जहाँ भी टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की, इवन मेडिकल हेल्थ उसकी सेक्टर की बात आएगी, तो आप ये पॉइंट मेंशन करोगे कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो रहा है, ये एक यूनिक पॉइंट है, ऐसे केस स्टडी एज एग्जाम्पल आपका मेंशन हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे न्यूज़ आई है, नेपाल सेज नो टू चाइना सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो क्या था, जो चाइना है आपको पता, देखो नेपाल और चाइना कनेक्टिविटी में काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। नेपाल जैसे रेलवे रोड ये सब लिंक हो रहा है चाइना के साथ, उसमें काफ़ी इन दोनों का चल रहा है। बट जब अब चाइना ने नेपाल को बोला कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव वो एक पार्ट बना रहे कि लोगों को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप भी उसका पार्ट बन जाओ, तो नेपाल ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि हम सिक्योरिटी अलग चीज़ है, कनेक्टिविटी अलग चीज़ है, हम एकदम सरेंडर नहीं करेंगे आपको। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका पार्ट जो सिक्योरिटी का पार्ट बन जाता नेपाल चाइना का, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। बॉर्डरिंग नेशन है, इंडिया की भी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांस रहते। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना। फिर वहीं पर यहाँ पे बात है कि अगर हमें जो मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो सोलर एनर्जी है वो उन दोनों में बूस्ट आया है, और ये कहीं ना कहीं हमें पास ले जा रहे हैं हमारे गोल के, जो हम क्लाइमेट गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट वगैरह हो गया ना। इंडिया ने काफ़ी कुछ अपने गोल्स में मेंशन किया, 2030 तक भी काफ़ी कुछ अचीव करना है हमें, है ना। तो उसकी तरफ हमें लेके जा रहा है, बूस्ट हो रही है वो चीज़ें। तो एक आइडिया लेना था ना। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो साइंस का पेज आता है ना द हिंदू में, उस पर न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको पता है जो हम फर्टिलाइज़र लगाते हैं अपने फार्म्स में, अपने खेतों में, है ना, तो उसमें फॉस्फोरस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो क्रॉप यील्ड में। तो बात ये है कि जो फॉस्फोरस है वो वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ में ही मिलता है हमें, जिसमें सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का रिजर्वोयर है हम कह सकते हैं वो है मोरक्को। मोरक्को का पता है कि अफ्रीका में एक कंट्री है ना, वेस्टर्न सहारा रीजन में। बट मोरक्को में भी क्या है, जो फॉस्फोरस हमें मोरक्को में मिलता है वो अकेला नहीं मिलता, वो कैडमियम के साथ मिलता है। ठीक है, और कैडमियम एक बहुत टॉक्सिक केमिकल है जो किडनीज पे इम्पेक्ट करता है, ह्यूमंस की भी और एनिमल्स की भी। ठीक है, तो मोरक्को में क्या है, ये दोनों साथ में, अगर हम कैडमियम को निकालें तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, जो हम करते नहीं है, तो हम ये साथ में ही लेते हैं ना, फॉस्फोरस और कैडमियम, जो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हमारी क्रॉप्स के थ्रू हमें इम्पेक्ट कर रहा है। एक तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो बायोक्यूमुलेशन हो रही है ना कैडमियम की, तो हमारे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इंडिया है जो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फॉस्फोरस का, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले ये सारे इशू थे। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, क्या हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एट प्रेजेंट हम नहीं कर सकते, हमारी इल्ड लूज हो जाएगी। इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाएंगी। ये होगी फूड सिक्योरिटी की बात। बट वहीं बात करें जो फॉस्फोरस है, आपको पता है सारा
तो फॉस्फोरस क्रॉप नहीं लेती। जैसे हमने फर्टिलाइज़र लगाया, आपको पता है हरियाणा पंजाब में कितना ज़्यादा एक्सेस में फर्टिलाइज़र लगाया जाता है, तो जो एक्सेस फर्टिलाइज़र है वो मूव करके चला जाता है सीवेज में, या कोई सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ है, रिवर है, वहाँ पर वो करता है एल्गल ब्लूम, ठीक है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फिश की डेथ होने लग जाती है, इवन जो ह्यूमन और एनिमल्स के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से टॉक्सिक गैस भी निकल रही होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अब हमें दो सॉल्यूशन करने होंगे, एक कि हम फॉस्फोरस को कैसे ओबियसली हमें चाहिए अपने खेतों के लिए, और दूसरा उसको कम टॉक्सिक बनाए, और तीसरा फिर उसका डिस्पोजल मैकेनिज्म क्या हो जो एक्सेस होता है। तो यहाँ से एक बात हो रही है कि हम जो फॉस्फोरस है वो हम अपना इंडिया में ही बनाना शुरू करें थ्रू मैनी प्रोसेस, लाइक जो हमारा जो यूरिया और यूरिन होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको हम कंसोलिडेट करें, उसको हम बिल्कुल एकदम फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। एक ये राइटर ने एक ये सॉल्यूशन दिया है। सेकेंडली जो हमारा सीवेज में फॉस्फोरस बह के जा रहा है, जो मैंने अभी बात करी आपके साथ, उसको भी हम निकाल कर स्प्रे कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, वो भी बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ फॉस्फोरस की तरीके से एक्ट करेगा। और यहाँ पे बात हो रही है वैली कोलार प्रोजेक्ट बेंगलुरु में, ऑलरेडी जो सीवेज से वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको खेतों में अप्लाई किया जा रहा है और वो काफ़ी बेटर वर्क कर रहा है। तो ये सब पॉइंट्स हैं खेतों से रिलेटेड। तो जब भी एग्रीकल्चर के इश्यूज़ के रिलेटेड बात आएगी, फर्टिलाइजर टू द पॉइंट, फर्टिलाइजर एक मेंस का टॉपिक है हमारे पास, वहाँ पर आप ये फॉस्फोरस से रिलेटेड इश्यूज़ की ज़रूर बात करोगे, ठीक है, ये पॉइंट जरूर मेंशन करोगे, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करोगे। सेकेंडली प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फॉस्फोरस का, और मोरक्को में सबसे ज़्यादा रिजर्वोयर है इसका फॉस्फोरस का। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये अलग आपको ना एक माइंड में रहना चाहिए, एक माइंड मैप बन जाना चाहिए। अच्छा ये चीज़ें हैं, ये सॉल्यूशन है, तो ये कहीं भी कुछ आए तो आपके माइंड में रहे, आप मेंशन कर पाओ। एक चीज़ जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना सीखो, लिंक करना सीखो, आंसर ऑटोमेटिकली आपके बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। और करंट का हमेशा बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहता है हमारी आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम, कीप